For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यू चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट क्लास 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक ऐसा कंपाउंड होता है जो अपने आप में बेसिक इन नेचर दिखाता है, बेस होता है नेचर में और एसिड के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, इसको एंटी एसिड भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ए ऑप्शन मैग्नीशियम सल्फेट, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट और सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डी मैग्नीशियम आयोडाइड। देखिए, इसका एग्जैक्ट आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड के लिए -1 चलता है, तो फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के नीचे, तो फार्मूला क्या जनरेट होगा, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम वन एंटी एसिड विच इज कॉमनली यूज्ड। काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक एंटी एसिड का आपको नाम बताना है, नाम सेलेक्ट करना है, जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एंटी एसिड क्या होता है। ऐसा एक कंपाउंड जो एसिड के अगेंस्ट काम करे, एक ऐसा कंपाउंड जो एसिड के अगेंस्ट काम करे, जिसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए, ताकि एसिड और बेस जब मिक्स होते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें ए ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वैसे तो यही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम ऑक्साइड। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी नेचर कैसी होती है, ये बेसिक होता है नेचर में। तो जब एसिड के अगेंस्ट काम करेगा तो वैसे भी आपको मालूम है कि बेस ही होना चाहिए था नेचर में, तो अगर वो बेस होगा और एसिड के साथ मिक्सअप होगा तो क्या बन जाएगा, साल्ट और वाटर बन जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चल जाएगी यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में एग्जैक्ट आंसर है ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच कलर इज ऑब्टेन्ड व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कौन सा कलर ऑब्टेन होता है जब आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं HCl से। कॉपर ऑक्साइड की जब आप रिएक्शन कराते हैं HCl से तो कौन सा कलर ऑब्टेन होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये कलर रिएक्शंस आपको कुछ कंपाउंड है इंपॉर्टेंट, उनके कलर्स याद करने होते हैं, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है ना। अदरवाइज दूसरा तरीका ये होता है प्रैक्टिकल बेस पर, है ना। तो चलिए, खैर कोई नहीं, आप ध्यान रखिएगा इसको। तो जब आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि भाई कौन सा कलर ऑब्टेन होना चाहिए, है ना। 4 ऑप्शन है, तो ब्लू ग्रीन इसमें वैसे एग्जैक्ट आंसर होता है ना। ए ब्लू ग्रीन, बी ब्लू ब्लैक, सी ब्लैक ब्लू और डी ब्लू येलो। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर है ए ब्लू ग्रीन, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब कॉपर ऑक्साइड की आप रिएक्शन कराएंगे HCl से तो कॉपर क्लोराइड बन जाता है। ठीक है ना, और यही आपके पास ब्लू ग्रीन कलर के रूप में देखने को मिलेगा प्रोडक्ट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ब्लू कलर। कौन सा मेटल ऑक्साइड। सबसे पहली बात तो ये मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका। देखिए, ऐसा आप कंपाउंड सोचिए जिसमें मेटल और ऑक्सीजन दोनों होने चाहिए, तो आप उसको मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। जैसे कि आप सोडियम ऑक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फर क्या आता है, नॉन मेटल में आता है। तो इसलिए आपको मेटल की लिस्ट सोचनी होगी, उसमें से आप किसी एलिमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन देखेंगे तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, जब भी आप मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो बेस बनता है। क्या बनता है, एक बेसिक नेचर वाला कंपाउंड देखने को मिलता है। जैसे कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर से रिएक्शन कराई, तो ऐसे में क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और आपको मालूम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है नेचर में। ठीक है,
ये बेसिक नेचर दिखाता है। तो ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास कि विच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ब्लू कलर। कौन सा ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, अगर वाटर का नंबरिंग ज़्यादा होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं तो हम उसे डाइल्यूट बोलते हैं। लेकिन अगर आपने सॉल्यूट ज़्यादा लिया है, सॉल्वेंट कम लिया है, तो ऐसे में उसको हम कंसंट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा टू फॉर्म ब्लू कलर। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है ना, ए कॉपर ऑक्साइड, बी लेड ऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी पोटेशियम हाइड्राइड। तो एग्जैक्ट आंसर इसमें है कॉपर ऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड एक ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो रिएक्शन करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, और क्या बना देता है, ब्लू कलर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। आपको मालूम है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं लाइम वाटर से तो ये कैसे हो जाता है, मिल्की हो जाता है, तो वाइटिश इन कलर हो जाता है। ठीक है, अब 4 हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, ए वाइट इन कलर, रेड कलर हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, या कोई चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर है मिल्की कलर दिखाता है ना, तो वाइटिश इन अपीयरेंस है ना। तो 5th क्वेश्चन में ए ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ कोल्ड ड्रिंक। अगर आप कोल्ड ड्रिंक में डिप कर रहे हैं ब्लू लिटमस पेपर को तो क्या होता है। देखिए ब्लू रेड में चेंज हो जाता है अगर आप एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं उसको। ठीक है, और आपको मालूम है कि कोल्ड ड्रिंक में जो है एसिड होता है जिसको हम कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और तो आपका जो 6th क्वेश्चन है तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए टर्न्स रेड। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर बी टर्न ग्रीन, फिर टर्न येलो, नन ऑफ दीज वगैरह। तो ए ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन वनीला एसेंस एक्ट एज अ इंडिकेटर। क्या वनीला जो एसेंस है वो इंडिकेटर का काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास, यस और नो, तो आपको यस सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक इन सॉप सॉल्यूशन। सॉप सॉल्यूशन में टर्मरिक का कलर कैसा होगा, क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए। तो इसका आंसर है रेड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये कलर रिएक्शन है, आप इसे इंडिकेटर्स के टॉपिक में, आपको अगर डिटेल कंटेंट चाहिए, आप नोट्स को रीड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.thescienceworld.in से भी देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको एसिड बेस साल्ट के नोट्स मिलेंगे, ये सारे आपको डिटेल में मटेरियल मिल जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको क्लियर हो गया है कि टर्मरिक इन अ सॉप सॉल्यूशन कौन सा कलर दिखाता है ना, रेड कलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैन वी यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं एंटासिड के लिए। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एंटासिड क्या होते हैं, वो एसिड्स, एंटासिड्स क्या होते हैं, एक वो कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं। किसके अगेंस्ट काम करते हैं, एसिड के अगेंस्ट, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, एंटा एसिड। जैसे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। एंटी मीन्स उसके अगेंस्ट। कैन वी यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड एज एंटासिड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को वैसे तो ये बेस होता है, एसिड के अगेंस्ट जो कंपाउंड काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। पर सभी बेस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बेस अगर स्ट्रॉन्ग लिस्ट में जा रहे हैं तो उस स्ट्रॉन्ग बेस को इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए सभी बेसिस को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें देखना होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या माइल्ड बेस है ना, वीक बेस वगैरह है। तो इसका आंसर है डी, नो, नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ था, इट इज़ नॉट एंटासिड, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है पर एग्जैक्ट नहीं है। इट इज़ अ बेस, ये बात ठीक है। बोथ ए एंड बी, क्या ए और बी दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन छुपा हुआ है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब मेटल कार्बोनेट मतलब एक मेटल होना चाहिए, एक कार्बोनेट होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब मेटल कार्बोनेट की आप रिएक्शन कराते हैं या मेटल हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट की डाइल्यूट एसिड के साथ।
ठीक है। तो क्या ऑक्सीजन गैस रिलीज होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होनी चाहिए, नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस? देखिए आर्गन का तो कोई मतलब नहीं है, आर्गन तो पीरियोडिक टेबल में आपको मालूम है जो 18th ग्रुप होता है जिसमें शेल कंप्लीट होती है ना हर एक एलिमेंट्स के लिए, तो आर्गन तो वहां से लिया गया है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बचा नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, उसका कोई रोल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप रिएक्शन करके देखेंगे ना तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। आप सोडियम कार्बोनेट लीजिए, क्योंकि मेटल कार्बोनेट कह रहे हैं तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करा दीजिए। डाइल्यूट एसिड में आप HCl ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है, प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, पर मेन यहाँ पर गैस को हाईलाइट कर रहे हैं। तो CO2, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बी ऑप्शन एग्जैक्ट है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट प्रेजेंट इन अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, पेरिस में सबसे पहले देखा गया था ये मटेरियल, क्योंकि जिप्सम से इसको ऑब्टेन किया जाता है और वो हम सबसे पहले पेरिस में ही फाइंड आउट किया गया था, तो इसका इसलिए नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, कितने होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में? हाफ होता है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 20 होते हैं, या 4 मॉलिक्यूल्स हैं? सोचिए ज़रा। देखिए अगर हमने एसिड बेस साल्ट पूरा चैप्टर पढ़ा है तो मुझे लगता नहीं कि अब तक हम कौन से क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात चल रही है। तो क्या कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है आपको कि भाई चैप्टर में से नहीं आया? सब चैप्टर में से निकल कर आ रहे हैं, तो इसलिए आप चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं, तो आपके पास पावर और बढ़ जाएगी चीज़ों को समझने की। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या आंसर होना चाहिए ना। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो केमिकल रिएक्शन के MCQ के ऊपर वीडियो आ चुकी है हमारी, आप सबने देखी भी है, और तो वहाँ पर भी मैंने बोला था कि आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए आप हमें कि आपका स्कोर कितना रहा। आप क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद उसको पोज कर दीजिए और अपना आंसर डालिए कि भाई हमारे सबसे ये आंसर बेस्ट है 4 ऑप्शन में से, है ना। और फिर देखिए कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। तो आप एक ओवरऑल मार्किंग करने के बाद अपना नाम और नीचे नंबर बताइए आप कि भाई कितने मार्क्स आप कवर कर पाए, ठीक है ना, प्योरली। तो उससे क्या आपका खुद का टेस्ट हो जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई आपने रिप्लाई किया कि भाई आपका कितना स्कोर बन पा रहा है, कितने आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बेस्ट से बेस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो MCQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड MCQ है, उनके बारे में डिस्कस कराएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि एग्जाम्स आपके बहुत आसानी से कवर हो जाएं। एग्जाम्स की आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम आराम से हो जाएंगे। चैप्टर क्लियर कीजिए आप और क्वेश्चंस को देखिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में आने वाले, वो आपको हमारे जो नोट्स का मटेरियल है और जो आपको वीडियो में समझाया जा रहा है, जो MCQ दिए जा रहे हैं, इन सब में से ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं बचा है, सारा टॉपिक कवर हो गया, तो कहाँ से आएंगे और क्वेश्चन। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं आगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में? हाफ मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि इसका नाम भी आपने सुना है, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब 1/2, है ना, हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपन्स व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो क्या होता है? देखिए पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या बनता है पोटेशियम कार्बोनेट। आप ध्यान से समझिएगा, CO2, ठीक है, CO2 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनता है पोटेशियम कार्बोनेट KCO3। लेकिन देखिए यहाँ पर है ना, को 2 लगाना पड़ेगा। 2 क्यों लगाना पड़ेगा भाई? पोटेशियम की वैलेंसी तो 1 होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है। ठीक है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, और आपको मालूम है जब हम कंपाउंड जनरेट करते हैं तो वहां पर क्रॉस पैटर्न में वैलेंसीज को लिखा जाता है। फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के नीचे आती है और सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट के नीचे आती है। क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट आंसर है बी, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑन pH स्केल व्हाट शुड बी? pH स्केल पर वाटर शुड बी कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहली बात, pH स्केल क्या है? एक सोरेनसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में बताया कि अलग अलग डाइज को मिक्स करके एक स्ट्रिप तैयार की जा सकती है, जिसको हम pH स्केल कहते हैं। 14 अलग अलग डाइज को मिक्स करने पर एक pH स्ट्रिप तैयार की गई।
इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कह देते हैं, क्योंकि आप कोई भी मटेरियल लेते हैं उसका कुछ ना कुछ एसिड वैल्यू, कुछ बेसिक वैल्यू या न्यूट्रल, कुछ ना कुछ तो इस तरह की रेंज होगी। तो पीएच कुछ ना कुछ होता ही है हर एक मटेरियल का, न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो एक सूचना देता है। इंडिकेटर क्या होता है, सूचना देता है। आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में भी इंडिकेटर यूज किया जाता है, बाइक में इंडिकेटर यूज किया जाता है। जिधर आप टर्न करना चाहते हैं तो सेफ टर्न रहे, इसलिए आप इंडिकेट कर देते हैं बैक साइड से या फ्रंट से आने वाले को कि भाई हाँ हम इधर की साइड मुड़ रहे हैं। तो ये इंडिकेटर होता है। ऐसे ही क्या होते हैं, आपके केमिस्ट्री में भी इंडिकेटर्स होते हैं जो सूचना देते हैं कि भाई ये एसिड है या बेस है। पर पता कैसे चलेगा, वो पता करने के लिए कुछ तरीके बनाए हुए हैं, और उनमें से एक है पीएच पेपर, पीएच स्ट्रिप। 14 अलग अलग डाइज को मिलाने पर पीएच स्ट्रिप बनाई गई, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। सोरेनसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया 1909 में। बाकी आप हमारी पीएच पर वीडियो आ चुकी है, उसको देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ऑन पीएच स्केल वाटर कैसा होता है, अगर हम उसको चेक करते हैं तो सही आंसर तो ये है, न्यूट्रल होता है। बाकी ऑप्शन जो है बी, सी, डी, ये कंफ्यूज करने के लिए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव। जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, भाई हमें पता है कि हम बेसिक बोल रहे हैं, इसका मतलब OH तो है, पर आल्सो हैव, और क्या हो सकता है उसके पास, हाइड्रोजन आयन हो सकते हैं, पोटेशियम आयन हो सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है, अगर आपको ये मालूम है कि पीएच, एसिड और बेस, ये तीन टॉपिक, एसिड बेस सॉल्ट में इंपॉर्टेंट एसिड बेस और पीएच, ये तीन टॉपिक अगर आपको क्लियर हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे। अगर आपने पीएच के टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ा है, समझा हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझा हुआ है, तो भी आप समझ चुके होंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए पीएच जो होता है वो H आयन पर बेस्ड होता है, लेकिन अब वहां पर OH आयन का भी जिक्र आता है। मेनली तो हम H आयन से रिलेट करते हैं, पर लेकिन वहां पर OH का भी जिक्र होता है, OH से भी वो टॉपिक जुड़ता है। अब आपने कहा कि कोई कंपाउंड आपका बेसिक है, बेसिक इन नेचर है, पर उसमें H आयन्स भी होते हैं, कम होते हैं। इसी तरह से अगर कोई कंपाउंड एसिडिक है तो उसमें OH आयन्स भी होते हैं, लेकिन कम होते हैं। जैसे आपने बोला कि कोई अननोन सॉल्यूशन है, कोई A सॉल्यूशन जिसकी pH वैल्यू 3 है ना, तो pH 3 है, वहां पर H आयन्स बहुत ज़्यादा है, OH आयन बहुत कम है, ठीक है, तो लेस बेसिक कह देते हैं उसको। तो बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव हाइड्रोजन आयन। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। टूथपेस्ट आर डैश इन नेचर, बेसिक होता है नेचर में, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, नन ऑफ दीज। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर आपका बनेगा ए, बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। आपने ऐड में भी देखा होगा, बहुत सारे ऐड आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐड आते हैं, टेस्टी ऐड आते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप। देखिए आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो बात ठीक है, सही कह रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके टूथपेस्ट में बेस है। बेस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप कुछ भी चीज़ खाते हैं और आप जैसे वो चीज़, जो भी आप फूड आइटम ले रहे हैं, कोई शुगरी फूड ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ भी इस तरह से, तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़े से में भी अगर हमारी ओरल कैविटी में रहता है तो वो हमारे दांतों को ख़राब करना शुरू कर देता है। और पेस्ट जो होता है, पेस्ट का टारगेट क्या है, किस लिए पेस्ट किया जाता है, कि ट्यूब बेकार हो जाएगी, चलो यूज़ कर लेते हैं, इसलिए थोड़ी ना करते हैं। पेस्ट का मेन टारगेट होता है कि आपके ओरल कैविटी में जो एसिडिक मीडियम अगर बढ़ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो बेसिक आप एक जनरल चीज़ सोचिए, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर की एक बहुत बेसिक टर्म सोचिए, और वो क्या है कि एसिड अगर बढ़ रहा है तो आप बेस मिला दीजिए, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा ना, सॉल्ट वाटर बन जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, तो जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि हमारी ओरल कैविटी का पीएच अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखते हैं, पीएच स्ट्रिप के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर 5.5 रहना चाहिए। लेकिन अगर वैल्यू थोड़ा भी डाउन जाती है, और डाउन कब जाती है, जब एसिड फॉर्मेशन वाले बैक्टीरिया वहाँ पर अपना काम करने लगते हैं। और वो काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे फूड के इंटेक करने के बाद अगर हमने क्लीनिंग नहीं की है अच्छे से ओरल कैविटी की, तो फूड लगा रहता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, डेंटल कैरीज, डेंटल प्लाक, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है ना, दांतों की स्ट्रक्चर को फुल्ली डैमेज कर देती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि टूथपेस्ट में नमक के साथ साथ बेस भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हनी बी कंटेन डैश एसिड। हनी बी में
पाया जाता है डैश एसिड। अब वो डैश एसिड क्या है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ए, क्या इथेनोइक एसिड है? इथेनोइक एसिड का एक फार्मूला होता है, इसको जनरल तो हम वैसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं कॉमन नेम में। इथेनोइक इसका IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। CH3COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसमें। बी टार्टरिक एसिड, सी फॉर्मिक एसिड, डी फॉर्मेल्डिहाइड एसिड। तो देखिए यहाँ पर वैसे एग्जैक्ट आंसर क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का पर आप फार्मूला भी याद रखिएगा। कई बार हो जाता है कि उन्होंने नाम वगैरह नहीं दिए हैं ऑप्शन में, आपको फॉर्मूले डाल दिए हैं ना, फॉर्मूले दे दिए हैं कि भाई इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। तो HCOOH फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है, जिसको हम मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं। मीथेनोइक और इथेनोइक में कंफ्यूज नहीं होना। इथेनोइक का मतलब 2 कार्बन और मीथेनोइक का मतलब 1 कार्बन। देखिए एक केमिस्ट्री की जो गिनती होती है ना, IUPAC रूल्स में आपने सुना होगा उसको, मीथ ईथ प्रॉप, तो उसकी वजह से ऐसा किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 में एग्जैक्ट आंसर है सी फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्टिक सोडा इज अ, क्या है वो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड? तो एग्जैक्ट आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम को याद करना पड़ता है, केमिकल नेम से तो आप समझ जाते कि भाई मानो ये क्वेश्चन इस तरह से बना दिया जाता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, तो आप फिर भी अंदाज़ा लगा सकते थे, उसके प्रॉपर्टी समझ जाते, उसके बारे में काफ़ी कुछ क्लियर कर सकते हैं चीज़ों को सिर्फ उस वर्ड के आधार पर, अगर केमिकल नेम होता। लेकिन कॉमन नेम तो थोड़ा सा याद करना पड़ता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जैक्ट इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एसिड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। देखिए जैसे हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, एक प्लैनेट्स पर तो हम रहते ही हैं, सिंगल प्लैनेट जिसका नाम क्या है? अर्थ। लेकिन ऐसे ही बाकी प्लैनेट के बारे में भी काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो एसिड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस, वेनस के एटमॉस्फेयर में कौन सा एसिड पाया गया? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथेनोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। तो वेनस के एटमॉस्फेयर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ए, करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। एनिमल, टूथ एनिमल जो होता है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इज मेड अप ऑफ डैश। ए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बी, कैल्शियम फॉस्फेट, सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डी, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। देखिए एनिमल जो होता है वहाँ पे कुछ पार्ट कार्बोनेट वाला भी होता है, लेकिन जब बात आती है एक एग्जैक्ट आंसर की, एक करेक्ट आंसर की, तो आपको लिखना होता है वहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है एनिमल में, जो उसकी टफनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर 20, डज ड्राई HCl गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या ड्राई HCl गैस कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी को? इसका आंसर सेलेक्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एसिड के बारे में सुनते हैं। एसिड्स आर दोज आयनिक कंपाउंड, एसिड्स आर दोज आयनिक कंपाउंड विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, ठीक है। एक लाइन तो हमने ये सुनी, अब देखिए एक लाइन और भी होती है, एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब ये जो हमने सेकेंड डेफिनेशन सुनी है, सेकेंड लाइन सुनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और ऐसा क्यों बोला गया? एसिड के लिए काफ़ी सारी डेफिनेशन दी जाती हैं, अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो पानी में, अगर पानी नहीं है तो वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ड्राई फॉर्म में HCl या सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड ड्राई फॉर्म में अपनी एसिडिक नेचर को शो नहीं कर सकता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का होना बहुत ज़रूरी है, कम या ज़्यादा वो एक अलग बात है। इसीलिए क्वेश्चन में आपको क्या सिलेक्ट करना होगा? देखिए क्वेश्चन क्या था, डज पूछ रहा है वो आपसे, ड्राई HCl गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो आंसर है नहीं कर सकते वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए थे, ए यस, बी नो, तो आपको नो पर टिक करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर बी में करेक्ट आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट नंबर 21, नेम सोडियम कंपाउंड। सोडियम कंपाउंड को आप सेलेक्ट करना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सोडियम सल्फेट बोला गया, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट भी है,
और एक आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है। तो देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो पहले ही साइड हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था आपसे सोडियम कंपाउंड बताना है, जिसका इस्तेमाल करते हैं आप हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम का कोई कंपाउंड सोचिए जो ऐसा काम करने में मदद करता हो। तो डी ऑप्शन तो खत्म हो गया, यहाँ से साइड हो गया है। अब बचते हैं 3 ऑप्शन हमारे पास, सोडियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा Na2CO3। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4 और सोडियम ऑक्साइड का Na2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच एसिड इज प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर एंड टैमरिंड? 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए टार्ट्रिक एसिड, बी ऑक्सैलिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी इथेनॉइक एसिड। तो देखिए बेकिंग पाउडर और टैमरिंड दोनों में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इथेनॉइक ये सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड तो टमाटर में पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है, बाकी नाइट्रिक एसिड नेचुरल एसिड नहीं है, आर्टिफिशियल एसिड है, मैनमेड एसिड है। ठीक है, और इथेनॉइक एसिड ये विनेगर से रिलेट करता है। तो एग्जैक्ट आंसर है टार्ट्रिक एसिड, जो किस में मिल रहा है आपको? बेकिंग पाउडर और टैमरिंड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में एग्जैक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए टार्ट्रिक एसिड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। कलर ऑफ पीएच पेपर व्हेन डिप्ड इन सलाइवा बिफोर मील विल बी? क्या होना चाहिए? देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपने पीएच पेपर के जरिए चेक किया है ना कि भाई एसिडिक कंडीशन है या बेसिक कंडीशन है, और एक स्थिति वो होती है जो आपने खाना खाने से पहले चेक किया। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर वाली कंडीशन पूछी जा रही है आपसे। तो क्या कलर रिप्रेजेंट करेगा, क्या कलर दिखाएगा पीएच पेपर? ब्लू, रेड, ऑरेंज या ग्रीन? तो आंसर आता है ग्रीन, मतलब एक तरह से लगभग न्यूट्रल वाली कैटेगरी। क्योंकि देखिए जब आप खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, एक एसिडिक कंडीशन थोड़ा बन जाती है ओरल कैविटी के अंदर, और जिसकी वजह से वहाँ पर कलर में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। और चेंजेस भी क्या, आपका पीएच 5.5 होता है ओरल कैविटी के लिए, तो थोड़ा सा डाउन हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है बिफोर में, तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा? डी करेक्ट आंसर है ग्रीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 डी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच सॉल्ट इज एडेड टू सीमेंट? सीमेंट में आप कौन सा सॉल्ट ऐड करते हैं सो एज टू डिले सेटिंग टाइम? देखिए सीमेंट काफ़ी जल्दी हार्ड हो जाता है पानी के मिक्स होने के जस्ट बाद, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा समय बाद वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए आपको कौन सा सॉल्ट वहाँ पर मिलाना होता है? ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी जिप्सम, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी बेकिंग सोडा। एग्जैक्ट आंसर है बी जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4 डॉट 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के H2O। तो बी ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 में बी आपको टिक करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच सॉल्ट रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर? पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आप कौन सा सॉल्ट लेंगे? अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वॉशिंग सोडा, बी लाइमस्टोन, सी हाइड्रोजन नाइट्रेट और डी जिंक कार्बोनेट। करेक्ट आंसर है ए वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिकल नेम क्या होता है इसका? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 25 में करेक्ट आंसर ए वॉशिंग सोडा। तो आज की वीडियो में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के। तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को, ध्यान से नोटिस कीजिए कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ समझाई जा रही है और किस ऑप्शन को क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ध्यान से देखना होगा कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, वो क्या चीज़ें आपसे डिस्कस की जा रही हैं, तो आप उसको क्लियर कीजिए। उसके बाद फिर अपने आप से कोशिश कीजिए कि भाई आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं।
उसके बाद आपको कंपेयर करना होगा कि क्या हमारा आंसर सही है नहीं है। इस तरह से आप अपना एक खुद से टेस्ट ले सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।